आज हम इस लेक्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टॉक मार्केट, जिसके बारे में सभी जानने को इच्छुक रहते हैं कि आखिर ये है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट। अब हमेशा सुनते हैं अखबार में क्या सेंसेक्स इतना ऊपर चला गया, सेंसेक्स इतना नीचे चला गया, उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ये है, आज उसकी कम हो गई, बढ़ गई। ये सब क्या है आखिर? आज हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले शेयर क्या होते हैं? शेयर है शेयर यदि आप किसी कंपनी का खरीद रहे हो तो मतलब आप उसके मालिक बन रहे हो। ठीक बात। यहाँ पर हम शेयर बाज़ार की बात कर रहे हैं। जैसे बाज़ार में क्या होता है, एक खरीदार होता है और एक विक्रेता होता है, उनके बीच में उन सामानों का लेन देन होता है। सब्जी मंडी की बात करें तो सब्जियों का क्रय विक्रय किया जाता है सब्जी मंडी में। ठीक है, सब्जियों का बाज़ार है। तो शेयर बाज़ार में भी ऐसा ही है। शेयर बाज़ार में कंपनियों के शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। किसी भी दूसरे बाज़ार की तरह शेयर बाज़ार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं, मोल भाव करके सौदे पक्के करते हैं। देखो, ऐसा पहले होता था, अब ऐसा नहीं कि मिलना ज़रूरी नहीं है। अब आप घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जब एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, वो जब बना 1875, तब वहाँ पर जैसे सब्जी मंडी में सब्जियों की बोली लगती है, उसी तरह से इनके शेयरों की भी बोली लगती थी। ठीक है, उसी आधार पर इनका क्रय विक्रय किया जाता था और इनकी जो कीमत तय होती थी। यदि किसी शेयर के खरीदार ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी कीमतें बढ़ती जाती थी। और यदि विक्रेता ज़्यादा हो गए, खरीदार कम है, तो उसकी वैल्यू कम होती जाती थी। इस तरह से जैसे सब्जी मंडी में जिन लोकल बाज़ार में होता है, वैसे ही इस मार्केट में भी होता है। ये मुंबई का शेयर बाज़ार है। 1875 में स्थापित एशिया का पहला शेयर बाज़ार है। अब इसमें यहाँ देखिए, यहाँ इस बाज़ार में जो दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, एशिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर शेयरों की नीलामी होती है। अगर किसी को बेचना होता तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ये शेयर बेच दिया जाता है। बेचना है तो भाई सबसे ज़्यादा कीमत जो देगा उसको दिया जाएगा। अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है तो जो वो 5-6 विक्रेता है उनमें से जो सबसे कम कीमत पर दे रहा है उससे खरीदेंगे। ठीक बात। शेयर मंडी जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह की बोली लगाने के लिए ज़रूरी सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराते हैं। अब देखो, मंडियां हैं। अब मंडी एक जगह ही तो नहीं होती है। जैसे हर एक जगह की अलग मंडी है, या माडलगढ़ की अलग मंडी है, भीलवाड़ा की अलग मंडी, हर जगह अजमेर, या अलग अलग जगह अलग अलग मंडियाँ होगी। इसी तरह भारत में भी दो तो बड़ी मंडी आप कह सकते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बम्बई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में। दो तो बहुत बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। उसी तरह अहमदाबाद में है, कोलकाता में है। ऐसे ही लगभग 27 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज और हैं जहाँ पर शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है। अब यहाँ पर जैसे पहले मैनुअली होता था कि वहीं पर वो बोली लगाते थे, खरीदार लेते थे, तो ये थोड़ी बहुत ही एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस थी। अब उसको धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस में इस सारी प्रोसेस को डीमेटेरियलाइज कर दिया गया है। अब इसके लिए क्या करना होता है, आपको एक डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ता है बैंक में, या किसी भी ब्रोकर के थ्रू, आप एजेंट के थ्रू खुलवा सकते हो। तो उससे आप ये शेयरों की खरीद बिक्री कर सकते हो यदि आपका डीमेट अकाउंट है तो। ठीक है, अब हम शेयर बाज़ार की बात करें, वापस आते हैं। शेयर बाज़ार को 2 वर्गों में बांटा गया है, फाइनेंशियल मार्केट प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जो प्राथमिक बाज़ार है उसमें फ्रेश सिक्योरिटीज़ बेची जाती है। पहली बार शोरूम से आपने कार निकाली, आपने कार खरीदी, तो वो प्राइमरी मार्केट की बात है। और अब उस कार को आपने लेने के बाद किसी दूसरे को, आपके फ्रेंड को या किसी को बेच रहे हो, तो ये सब जो सेकेंडरी प्रोडक्ट का जो क्रय विक्रय हो रहा है वो सेकेंडरी मार्केट में होगा। जो फ्रेश सिक्योरिटीज़, पहली बार यदि कोई शेयर बिक रहे हैं
किसी कंपनी के, तो वो फ्रेश सिक्योरिटीज़ होगी। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार सूचीबद्ध होती हैं और अपने शेयर जारी करती हैं। कंपनियां आईपीओ के जरिए अपने शेयर पहली बार शेयर बाजार में इशू करती है और बाजार में पूंजी जुटाने का प्रयास करती है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जियो है, मुकेश अंबानी जी अपने जियो के आईपीओ इशू करना चाह रहे हैं। अब ये सबसे पहले आईपीओ क्या है? सपोज़ कोई कंपनी है, स्टैब्लिश भी हो चुकी है, कुछ फंड उस कंपनी को लगाने वाले ने, जैसे मुकेश अंबानी जी ने 100 करोड़ की है तो 50 करोड़ खुद के लगाए होंगे। अब इनको 50 करोड़ की और आवश्यकता है, तो ये क्या करेंगे, अपनी कंपनी के शेयर इशू करेंगे बेचने के लिए। शेयर का मतलब है अपनी कंपनी का हिस्सा बेच रहे हैं वो। 50% इनके पास है, 50% हिस्सा ये मार्केट में ला रहे हैं लोगों के पास कि आप खरीदो और हमें उसके बदले में पैसे दो, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है। तो इसके लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ इशू करेंगे अपनी कंपनी के और मार्केट में बेचेंगे। इसके लिए स्टॉक मार्केट में इनको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और प्राइम सेबी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद ये अपना आईपीओ इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो आईपीओ इशू करेंगे तो पहली बार जब ये इशू कर रहे हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में होगा। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में सपोज़ किसी ने, ये एक पर्सन है, उसने एक शेयर 10 रुपये में था, उसने एक शेयर परचेज़ किया और इस पर उसको डिविडेंड मिल रहा, 2 रुपये डिविडेंड मिल रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको लगा कि थोड़े दिन बाद, जैसे पतंजलि के रामदेव बाबा ने भी आईपीओ इशू कर दिया, अब इसको लग रहा है कि आने वाले टाइम में पतंजलि की शेयर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ सकती है जियो से। तो ये क्या करेगा, अब इसकी जो इसने शेयर खरीदा था जियो का, इसको बेचना चाहेगा। अब इसने तो पहली बार खरीद लिया था, अब इसको बेचने के लिए ये जाएगा सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट या मंडी में। अब वहाँ क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे और लोग होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि जियो की, जो रिलायंस जियो है, जियो की वैल्यू या शेयर की वैल्यू इन फ्यूचर बढ़ सकती है। तो वो इस पर्सपेक्टिव में कि ये आज जो 10 रुपये में मिल रहा है वो हो सकता है 15 रुपये या 20 रुपये उसकी प्राइस हो जाए। तो इसके आधार पर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ख़रीदार भी होंगे, जैसे ये बेचने वाला है तो वैसे वहाँ ख़रीदार भी होंगे। तो वो क्या करेंगे, इसके 10 रुपये के शेयर को खरीद लेंगे। हो सकता है 12 रुपये में बेचे, 13 रुपये में, कितना भी हो सकता है। सेकंड पर्सन B% इसको परचेस कर लेगा सेकेंडरी मार्केट में, और ये क्या करेगा, इसने पर्सन से दूसरे के आईपीओ खरीद सकता है या दूसरे शेयर भी ले सकता है। इसी तरह से ये ट्रेडिंग चलती रहती है। इसी तरह ये जो B% था, ये भी अभी मान लो इसने परचेस कर लिए, इसको लगने लगा कि नहीं उसके तो शेयर की वैल्यू नीचे कम हो रही है, तो वो किसी थर्ड पर्सन को और बेच सकता है। तो इस तरह से ये बिक्री, सेलिंग और परचेसिंग चलती रहती है सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब पहली बार शेयर बाज़ार में इशू करती है, बाज़ार में पूंजी जुटाने के लिए मतलब कैपिटल चाहिए, उनको पैसा चाहिए। 50 करोड़ खुद के पास थे मुकेश अंबानी जी के पास, और 50 करोड़ और चाहिए थे मार्केट से। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट में अपनी कंपनी का हिस्सा बेचा, छोटे छोटे शेयर्स इशू किए ताकि आम पब्लिक भी उनको खरीद सके। ठीक है, अब सभी डिमेटेरियलाइज्ड हो चुके हैं। अब ये स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे हैं। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट हम बात करें तो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज 1602 में नीदरलैंड में बना था। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एम्स्टर्डम में था। एशिया की बात करें तो सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है 1875 में। एशिया का जो पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो भारत का भी ओबियसली BSE होगा, या दूसरा अहमदाबाद, कोलकाता, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे हमारे भारत के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। इसी तरह छोटे छोटे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिस्टम काम करता है। बोल्ट, नीट एंड अदर सॉफ्टवेयर डेटा कम्युनिकेशन वर्क्स थ्रू VSAT, सैटेलाइट है उसके थ्रू ये सारे कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। बोल्ट क्या है, BSE का ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है बोल्ट, BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। इसी तरह नीट क्या है, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, ये शेयर बाज़ार के भी अपने, ये सबके इनके अलग अलग सॉफ्टवेयर है। NSE का नीट है, BSE का बोल्ट है। ठीक है, और वे खास किस्म के संचार उपग्रह VSAT के माध्यम से उपग्रहों द्वारा चलते हैं, आपस में इनमें कम्युनिकेशन हो सकता है। मतलब जो भी इनकी प्रक्रिया है, अभी जो ऑनलाइन चल रहा है ये डिजिटल लेवल पे, वो इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। आम ग्राहक को किसी डीमेट सर्विस देने वाले बैंक में अपना खाता खोलना पड़ता है। आजकल कई बैंक जैसे ICICI, HDFC, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक आदि डीमेट सर्विस देते हैं। ठीक है, यदि हम लोग शेयर खरीदना चाहते हैं,
आप और मैं, तो हमें सबसे पहले किसी बैंक में या जो इसकी सर्विस दे रहा है, NBFC भी, वो भी हो सकता है, वहाँ जाकर हमें एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ज़रोदा भी ये सर्विस देता है। तो आप वहाँ डीमेट अकाउंट खुलवाओगे। डीमेट अकाउंट खुलाने के बाद वहाँ आपका वो पैन कार्ड वगैरह वो सारी डिटेल मांगेगा, आपकी सैलरी का स्टेटमेंट मांगेगा कि आपके बैंक में बैलेंस कितना, वो सारा रिकॉर्ड मांगेगा, आप कर सकते हो कि नहीं। उसके बाद आपका एक डीमेट अकाउंट खुलेगा। उसके बाद आप एलिजिबल हो शेयर की ख़रीदारी करने में और उसको बेचने में, मतलब उनकी सेलिंग परचेसिंग करने के लिए आप एलिजिबल हो। आप खरीद भी सकते हो, आप बेच भी सकते हो। आप उसी दिन खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, ठीक है। कुछ शेयर्स, और आजकल तो ऑनलाइन ये बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं। आप बैठे बैठे तुरंत मोबाइल से लाखों के शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह अब क्या होता है, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर ली, ये तो सारी मतलब एक तरह से मंडियाँ हो गई। अब ऐसी इनको इनके कुछ संकेतांक होते हैं जो इन स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू को बताते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, कंपनियों की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, उनको एक संकेत के रूप में बताते हैं कि किस कंपनी का शेयर या वो जो उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज़ है उनके शेयर्स की वैल्यू का कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उन सब का एक सम्मिलित रूप से एक सूचकांक बनाया जाता है, एक संकेतांक बनाया जाता है जो ये बताता है कि आज कंपनियों के शेयर की वैल्यू कम हुई है, बढ़ी है ना। तो किसी भी कारण से यदि इनकी शेयर की प्राइस में उतार चढ़ाव आता है तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए एक सूचकांक बनाया जाता है। वो हर एक मार्केट का अलग अलग होता है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो निकेई है। ऐसे हर एक स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक होता है जो उस स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उनके शेयर्स की वैल्यू का, मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक संकेतांक के रूप में प्रदर्शित करता है कि उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। अब जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की में लिस्टेड जो टॉप 30 कंपनीज़ हैं, टॉप 30 की ऐसी मार्केट कैपिटलाइजेशन उनके MCAP के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है वो ऑटोमेटिकली टॉप 30 कंपनीज़ में जाता है। और ये 30 कंपनीज़ चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं कि फिक्स है। जो भी टॉप 30 कंपनीज़ होगी MCAP में वो उन्हीं की एक औसत को दिखाएगा संकेतात्मक रूप में। इसीलिए निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज़ आती हैं, NSE में, निकाई में 225 कंपनीज़। इस तरह से एक सूचकांक है, एक सूचित अंक है जो संपूर्ण जितनी भी कंपनियां उनके शेयरों की परफॉर्मेंस के बारे में या उस कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बता रही है कि इन फ्यूचर में या अभी वर्तमान में वो कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है इकोनॉमी में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अब ये सेंसेक्स क्या है, किस तरह से कैलकुलेट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा विस्तार से। और इन सेंसेक्स में कैसे उतार चढ़ाव होते हैं वो हम देखेंगे कि किस कारण से ये सेंसेक्स ऊपर चढ़ जाता है, कि ऐसे कौन से कारण होते हैं कि धड़ाम से गिर जाता है, क्या ऐसे अर्थव्यवस्था में ऐसे फैक्टर हैं जिनमें परिवर्तन होने से इस सेंसेक्स में परिवर्तन होता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।